अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वेपर प्रेशर जो है इसको डिफ़ाइन भी करेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और जो फैक्टर है इसके ऊपर जो असर डालता है वो भी साथ साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग लेते हैं डिफिनीशन से। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड when the rate of evaporation या evaporation become equal to the rate of condensation। दो वर्ड्स है, पहले आप लोग इसको समझे। सबसे पहले है evaporation या evaporation। इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे इसके वेपर बन जाते हैं, यानी वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते थे या कहते हैं। इसके अलावा कंडेंसेशन क्या है, मान लो कोई भी वेपर है, कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में है, वो जब वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड है, लिक्विड वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, गैसियस स्टेट में या वेपर में, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इसके अलावा वेपर फॉर्म में है कोई भी लिक्विड या गैस फॉर्म में है कोई भी लिक्विड, वो वापस किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। कोई भी लिक्विड है उसके जब वेपर बनते हैं, क्या बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, और फिर वो वेपर जब वापस कंडेंसेशन स्टार्ट करता है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम जब आ जाता है, उसके बाद जब वो वेपर उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालता है, तो ऐसे प्रेशर को हम वेपर्स प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। मान लो हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, क्या है, क्लोज कंटेनर, और इसमें हमने डाला हुआ है कोई भी लिक्विड, मान लो वाटर हमने डाला हुआ है, ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि वाटर हर किसी ने देखा है। कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। अब ये वाटर जो है ये एवेपोरेशन स्टार्ट करेगा, यानी अगर यहाँ पे आपने हीट देना स्टार्ट कर दिया या किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, एवेपोरेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है। पर मान लो यहाँ पे आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दे दिया, तो फिर और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वेपर यहाँ पे बन जाते हैं किस चीज़ के, वाटर मॉलिक्यूल के। अब किस तरह बनते हैं वेपर, ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो कोलिजन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, फिर कोलिजन करते हैं। किसी की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, तो वो टॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ब्रेक हो जाता है और फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कंटेनर है क्लोज, जैसे ही वेपर यहाँ पे आएंगे इसके साथ टकराएंगे, तो यहाँ पे इसके साथ कोलिजन करेगा, यहाँ पर भी कोलिजन करेगा, मज़ीद यहाँ पे वेपर बनेंगे। इनिशियली वेपर ज़्यादा बनेंगे, यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होगा या बहुत कम होगा। मान लो यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट होते हैं, वहाँ पे एक मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल जो है कंडेंस होते हैं, या मान लो 10 मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद यहाँ पे फिर वो वाटर के मॉलिक्यूल जो है जो गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं वो क्या करेंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट करेगा, वापस आएंगे और यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस इनिशियल स्टेज में वेपर ज़्यादा बनेंगे, कंडेंसेशन कम होगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे, कंडेंसेशन कम होगा। टाइम गुजरने के साथ साथ फिर क्या होगा कि वेपर्स कम होते जाएंगे, वेपर्स कम बनते जाएंगे और कंडेंसेशन ज़्यादा होता जाएगा। यानी इनिशियल स्टेज में लिक्विड स्टेट में है, फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट जब कंडेंसेशन स्टार्ट करता है तो फिर वो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक टाइम आ जाता है कि जो वेपर बनते हैं और जो कंडेंस होते हैं दोनों का रेट इक्वल हो जाता है,
क्वांटिटी नहीं बल्कि रेट। क्वांटिटी मीन कि 10 ग्राम एवेपोरेट हुए तो 10 ग्राम वापस कंडेंस भी हुए, इस तरह नहीं है। रेट इसका सेम हो जाता है। जैसे 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे एवेपोरेट हो जाते हैं और यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल वापस कंडेंस हो जाते हैं। या मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो इनिशियल स्टेज में 50 मॉलिक्यूल वाटर के क्या हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं। फिर टाइम गुजरने के बाद ये डिक्रीज़ होता जाता है, 25 पे आ जाते हैं। 25 मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट हो जाते हैं। और कंडेंसेशन इनिशियल स्टेज में 0 होता है, 0, लेकिन टाइम गुजरने के बाद जैसे ही वेपर बनेंगे ये ज़्यादा होता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 25। तो रेट बराबर हो जाता है। जितने मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल वापस कंडेंस हो जाते हैं। अब इसी हालत में इसी टाइम यहाँ पे जो वेपर बने हुए हैं ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ये क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा या प्रेशर डालेगा। कैसे डालेगा, मान लो यही क्लोज कंटेनर है, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। यही क्या है, क्लोज कंटेनर है और इसमें जो है वेपर बन चुके हैं। यहाँ पे इस एरिया में घूमती है, ये यहाँ तक क्या है, वाटर है, ये एरिया खाली है। अब वो वेपर जो है यहाँ पे वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन भी करेगा और एक दूसरे के साथ भी करेगा और यहाँ पे जो सरफेस है वाटर का उसके साथ भी कोलिजन करेगा। मतलब इस एरिया पर भी ये कोलिजन करेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा। प्रेशर क्या है, इस एरिया पर जब लगेगा तो यहाँ पे प्रेशर बन जाता है। किस तरह, प्रेशर हमारे पास बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब इस मॉलिक्यूल के नीचे जितना एरिया है और इसके ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है इससे बनता है प्रेशर। तो यहाँ पे जो वेपर है वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी करता है, एक दूसरे के साथ भी कोलिजन करता है और यहाँ पे जो सरफेस है लिक्विड का इसके साथ भी कोलिजन करता है। तो इस कोलिजन को या यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर ये प्रेशर डालता है, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर बन चुके हैं वो वापस प्रेशर डालता है लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन की तरफ अगर आप लोग आए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर्स, यानी किसी भी लिक्विड के, यहाँ पे हमने वाटर लिया हुआ है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वो उसके जब वेपर बन जाते हैं और वो वेपर वापस उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर डालता है। कब, यहाँ पे शर्त बताया हुआ है, व्हेन द रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम जब दोनों रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए, उस टाइम जब वेपर लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर डालता है, उस प्रेशर को फिर हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इनिशियल स्टेज में अगर प्रेशर डाले तब हम वेपर प्रेशर नहीं कहते। जब ये दोनों कंडीशन हो जाए कि एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का जो रेट है, जब इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे एवेपोरेट होते हैं उतने मॉलिक्यूल वापस कंडेंस होते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर यहाँ पे वेपर जो है उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर डाले, ऐसे प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब हम जाते हैं जो फैक्टर है उसकी तरफ। तो फर्स्ट वन फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसको हम शॉर्टकट क्या बोलते हैं, IMAF, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यानी जितना उस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होगा वहाँ पे वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। यहाँ पे मैं चंद एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, H2O है, इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा क्या ले लो, दूसरा लेता हूँ इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। इसके अलावा डाई मिथाइल ईथर जो है CH3OCH3। अब ये हमारे पास मान लो इस बीकर में H2O पड़ा हुआ है, इस बीकर में इथाइल अल्कोहल पड़ा हुआ है और इस बीकर में डाईमिथाइल ईथर पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा। यहाँ पर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे वाटर, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और यहाँ पे डाईमिथाइल ईथर। अब यहाँ पे अगर हम वेपर प्रेशर देख ले तो वाटर का है
24 ऑफ एच जी। ऑफ एच जी क्या है? यूनिट प्रेशर का यूनिट है। इसके अलावा यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल है इसका है 50 ऑफ एच जी, और यहाँ पे जो डाईमिथाइल ईथर है इसका है 537 ऑफ एच जी। कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक है, इसी वजह से इसके वेपर ज़्यादा बनते हैं। वेपर ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे फिर देख ले, ये इससे ज़्यादा है, यानी इसका वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो वाटर से कम है तो वेपर ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग है, इसी वजह से इसकी वेपर प्रेशर भी कम है। वेपर कम बनते हैं तो वेपर प्रेशर भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जैसे हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, एक बीकर है, इसमें हमने वाटर ले लिया, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो वेपर प्रेशर है H2O का, यहाँ पे क्या है, H2O हमने लिया हुआ है। लिक्विड कौन सा है? H2O। यहाँ पे ये क्लोज कंटेनर है, राइट। यहाँ पे ये भी सारे क्या है, क्लोज कंटेनर है। तो इसका जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर बनता है वो है 4.5 ऑफ एच जी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, 10 डिग्री पे लाते हैं, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा, 9.2 हो जाएगा ऑफ एच जी। इसके अलावा हम अगेन क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाते हैं, तो इसका तकरीबन क्या होगा, यहाँ पे 23.7 है पर हम 24 मानते हैं, तकरीबन 24 ऑफ एच जी होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जब हम 90 पे आते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो बनेगा 527.5 ऑफ एच जी। 100 पे 760 ऑफ एच जी। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे टेम्परेचर को, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और यहाँ पे इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी तो वो टॉप पे आएंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा वेपर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा उस यहाँ पे वाटर लिक्विड के ऊपर। तो ये है दूसरा फैक्टर। इसके अलावा एक और पॉइंट भी यहाँ पे नोट करें टेम्परेचर से रिलेटेड, कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर ज़्यादा टेम्परेचर पे जो वेपर है वो ज़्यादा बनेंगे। यानी यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, इस एरिया में यहाँ पे टेम्परेचर लो एरिया में इंक्रीज़ होता है, यानी है लो लेकिन इंक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस देख ले, यहाँ पे तकरीबन 5 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख ले, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है लेकिन ये भी ज़्यादा टेम्परेचर है, ये भी ज़्यादा है, वही 10 डिग्री सेंटीग्रेड फ़र्क है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप लोग फ़र्क देख ले तो 527 और यहाँ पे डिफरेंस देख ले, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो तेज़ी के साथ जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। और कर्व जो है, कर्व कुछ इस तरह बनेगा कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे प्रेशर है, तो कर्व इस तरह जाएगा कि इंक्रीज़ होता जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एकदम इस तरह ऊपर चला जाता है। यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है वो तेज़ी के साथ चेंज होता है, राइट। इसके अलावा थर्ड वन जो फैक्टर है, कुछ लोग कहते हैं कि सरफेस एरिया जो है उसका भी डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। पर सरफेस एरिया वेपर प्रेशर के ऊपर असर नहीं डालता। क्यों नहीं डालता, मैं यहाँ पे आप लोगों को
जो प्रेशर है वो क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया के साथ प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है और यहाँ पे फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे मान लो ये सरफेस एरिया है और यहाँ पे ये सरफेस एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा वाइपर बनेंगे, ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे लगेगा, पर यहाँ पे एरिया भी ज़्यादा हुआ। ये एरिया जब ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम होगा, तो ये वैल्यू एक साथ जाएगी। इसी वजह से ये सरफेस एरिया जो है वो वेपर प्रेशर के ऊपर असर नहीं डालता, यानी ये फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई भी असर नहीं डालेगा। ये इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जैसे यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल जो है, मान लो H2O है, H2O के 20 मॉलिक्यूल, फ़र्ज़ ही लेता हूँ, 20 मॉलिक्यूल जो वेपर है वो यहाँ पे प्रेशर डालता है, यहाँ पे 40 डालता है, पर यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो फिर वही वैल्यू आएगी, वैल्यू वही आएगी, क्योंकि प्रेशर और एरिया जो है इन्वर्सली रिलेशन रखता है। तो इसी वजह से सरफेस एरिया जो है वो वेपर प्रेशर के ऊपर असर नहीं डालता। तो ये है चंद फैक्टर और ये है वेपर प्रेशर। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।